सिंधिया की शाही महल में शाह, रानी लक्ष्मीबाई की भी महल में एंट्री। महल के इर्द गिर्द घूमेगी एमपी की सियासत। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद होने वाले चुनाव की राह क्या ग्वालियर की जयविलास पैलेस से होकर गुजरेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में महल को सत्ता के एक स्थापित केंद्र के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह की महल में एंट्री के भी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल फिर किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस जो भी ग्वालियर चंबल अंचल में जीतता है उसकी ही प्रदेश में सरकार बनती है। खैर, अमित शाह ने तो यह साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में गलती ना करें और पीएम मोदी पर ही भरोसा जताएं। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना। गलती मत करना। मोदी जी पर भरोसा रखकर कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्वालियर चंबल अंचल में शाह के दौरे ने कांग्रेस की बेचैनी तो बढ़ाई ही है, वहीं सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में बीजेपी को एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है। शायद यही वजह है कि अमित शाह के महल में जाने के बाद से कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। महल का ये स्वभाव रहा है, ये प्रकृति रही है। ग्वालियर जब इससे पूर्व कांग्रेस में थे तब भी कहा जाता था महल कांग्रेस, पूरी ग्वालियर चंबल की कांग्रेस ही हुआ करती थी। आज बीजेपी में 2 तरह की बीजेपी हो गई है। एक तो महल बीजेपी, सिंधिया बीजेपी, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी पुरानी होगी। वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से खींच रहे हैं, और ये लोग अपने लगे हुए हैं। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन महल की चर्चाएं भी खूब हैं। इसकी एक वजह महल में रानी लक्ष्मीबाई की एंट्री भी है, क्योंकि लक्ष्मीबाई के बहाने सिंधिया कई बार निशाने पर रहे हैं। लेकिन जय विलास पैलेस की जिस मराठा आर्ट गैलरी का शुभारंभ अमित शाह ने किया, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया राज परिवार ने बड़े सम्मान से जगह दी है। यानी सिंधिया राज परिवार की रानी लक्ष्मीबाई से 160 साल तक रही दूरियां भी खत्म हो रही हैं। साथ ही वो मुद्दा भी जिस पर विपक्ष सिंधिया राज परिवार को घेरता रहा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है महल कितना अहम। महलों का भारतीय तंत्र में एक बड़ा अहम महत्व रहा है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी। एक लंबा वक्त मैंने एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में बिताया और मुझे याद आता है कि हर चुनाव में हमारी स्टोरी का, हर चुनाव के पहले, विधानसभा या लोकसभा के पहले, हमारा एक बड़ा प्रिय सब्जेक्ट होता था चुनावी राजनीति में राजवंशों का प्रभाव। ये स्टोरी का कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूँकि हम जिस एजेंसी में थे उसका हेडक्वार्टर भोपाल था और दोनों राज्य देखती है वो, तो हम सबसे पहले यही देखते थे कि सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश में, ग्वालियर रियासत, फिर आप चलिए देवास की तरफ, फिर आप चलिए राजगढ़ की तरफ, फिर आप इसी तरह से कोरिया की तरफ जाइए छत्तीसगढ़ में। तो कहने का मकसद यही है कि राजवंशों का एक बड़ा असर रहा है। और जब मैंने छत्तीसगढ़ के एक सीनियर लीडर, जो मध्य प्रदेश के भी सीनियर लीडर रहे, अब इस दुनिया में नहीं, रामचंद्र सिंहदेव जी का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि देश का जो श्रम कानून है वो मेरे पिताजी ने ही निर्मित किया है और अंग्रेज़ उसको कंटिन्यू करते रहे, और आज भी भारत सरकार उसको बहुत ज़्यादा रद्दोबदल किए बिना, क्योंकि मेरे पिताजी भले ही राजा थे लेकिन वो मूल रूप से एक श्रमिक मानसिकता के श्रमिक समर्थक, एक जननेता थे। प्रवीर चंद भंजदेव को अगर आप याद करेंगे तो वो तो अपने जनजाति समूह के लिए उनकी शहादत हुई, ऐसा माना जाता है। और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपको ऐसी लंबी श्रृंखला मिलेगी कि जिनका मिजाज फ़कीराना है और वंश राजघराना है। सिंधिया घराने की बात करें तो लक्ष्मीबाई अगर हम बात करें, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बड़ा, आप इसको मिथ कहिए, एक दृष्टि कहिए, सोच कहिए, ये हमेशा से माना गया कि केर बेर के संग जैसी बात सिंधिया घराने और
उन वीरांगना के बीच रही। लेकिन महल की राजनीति ही नहीं बदली है, बल्कि अब महल के कई जो तथाकथित स्थापित मानक माने गए वो भी हटे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे पायनियर लीडर के तौर पर उभरे हैं जो खुद आगे बढ़कर बहुत उत्सुकता से इन सारी चीज़ों को हटाते हुए, इन मिथ को तोड़ते हुए एक अपनी अलग भूमिका के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व उसको एक्नॉलेज कर रहा है, वो मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति में सिंधिया जी के उसी स्वरूप की तरफ इशारा कर रहा है जैसा राजमाता जी को एक सम्मान मिलता रहा, विजयराजे जी को, और कांग्रेस में माधवराव सिंधिया जी को मिलता रहा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिएगा, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत को केंद्रित रखने का प्रयास होगा। सवाल नंबर 1, क्या 2023 में एमपी की सियासत महल के इर्द गिर्द घूमेगी? सवाल नंबर 2, आखिर क्या इशारा कर रहा है शाह का महल दौरा? सवाल नंबर 3, महल में लक्ष्मीबाई की एंट्री के क्या मायने? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे। और कई बार कई चीज़ें मान ली जाती हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप जल्दी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो कई मिथ राजनीति में भी ऐसे चलते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, और कई बार हम पत्रकार भी विश्लेषण के सिरे इन्हीं बिंदुओं को देखकर बड़ी जल्दी गढ़ लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, युवा नेता, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और उनके हाथ में वो स्याही है जो कांग्रेस के मुस्तकबिल के बारे में एक दिन बाद फैसला करेगी। दिखा दीजिए अजय जी। अजय जी के हाथ में लगी ये स्याही मतदान की स्याही है, और मतदान की ये स्याही निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक निर्वाचन की बेहतरीन प्रणाली के तौर पर सामने आए। शुभकामनाएं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी आपकी। बदल रहा है महल, बदल रही है महल की सियासत, क्या कहेंगे सर? जी चैतन्य जी। देखिए शरद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित रूप से राजघराने के वंशज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है उसमें इस तरह की चीज़ें चलती नहीं हैं। और यही कारण है कि संगठन और वरिष्ठ नेताओं की जो एक प्रभुत्व है भारतीय जनता पार्टी में, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि भोपाल आते हैं तो महापौर के घर चले जाते हैं, दूसरे नेताओं से मिलते हैं। तो एक जो आभा मंडल राजवंश का था, जो पहले कांग्रेस में जब वो सिंधिया जी थे, तो एक आभा मंडल जो था सिंधिया जी का, कि लोग उनके पैरों पे गिर जाते थे, उनको अपना राजा अभी भी मानते थे। जबकि अब राजघराने तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी जो एक मान्यता थी कि वो एक राजघराने के वंशज हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में अमित शाह जी का हो या मोदी जी का दौरा हो, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 2023 का जो चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में ले रही। क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हार मिली थी, जबकि उनको ये लगता था कि हमें हार नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उनको हार दी, पराजित किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत चौकस और चौकन्नी है। और यही कारण है कि जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बाकायदा मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, ताकि जो एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक वोट नहीं करता था, वो भी उनके पास है। विशेषकर आप देखिए, ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है, आदिवासी वर्ग को अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारी कवायद है वो 2023 के चुनाव के मद्देनज़र हो रही है। दूसरी बात, जहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई जी की बात है, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्वज ने अगर कोई गुनाह किया है, जैसा कि उन पे आरोप है कि सिंधिया परिवार ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया था, उसको लेके आप इस वाली पीढ़ी को जो 160 साल 150 साल हो गए उसको लेके अगर आप आक्रमण करते हो तो वो गले से उतरती नहीं है। लेकिन राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप देखिए कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो आज भी उनके जो परिवार के लोग हैं उस बात को भोग रहे हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी ने हरी सिंह जी से जो
समझौता किया था उसकी आगाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती। तो राजनीति में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिंधिया जी जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई को अपने महल में उन्होंने स्थान दिया है, तो वो पुराने दागों को धोने का एक प्रयास है। चलिए अजय जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं डॉक्टर साहब से मुकम्मल जवाब के लिए उनकी तरफ आऊँगा। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, सिंधिया जी के निवास पर भाजपा के बड़े नेता और माना जाए कि भाजपा के कर्ता धर्ता नेता अमित शाह जी 2 घंटे तक रहते हैं, और इस तरह के व्यक्तिगत आयोजन जो कभी भाजपा में दिखाई नहीं देते हैं किसी अन्य नेता के घर पर, इस तरह के आयोजन हो जिसमें केंद्रीय नेतृत्व पूरा का पूरा पलक पावड़े बिछा हुआ हो, ऐसा कभी देखा नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बदलती हुई सोच दिखाई देती है। या तो इसको मान लिया जाए कि नगरीय निकायों में ग्वालियर, चंबल में, मुरैना, ग्वालियर दोनों जगह भाजपा की करारी हार हुई, सिंधिया जी की उपेक्षा की गई थी, उनको निगम पार्षद, महापौर के टिकटों में कहीं तवज्जो नहीं दी गई थी। उसके बाद भाजपा को हार मिली तो भारतीय जनता पार्टी अब पुनः सिंधिया जी की तरफ देखने पे मजबूर हो गई है। एक तो ये कारण हो सकता है, ये भाजपा के प्रवक्ता ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्या इस दिशा में भाजपा जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो बार बार बात आती है कि एक परिवार के गद्दारी का, तो हमने कभी नहीं कहा। ये बात अटेर उपचुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान जी ने उठाई थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। आज भी सबको वो कविता याद है। हम कभी इस तरह की बातें और इस तरह की व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं। आज हमें इस विषय पर हम बात करने के लिए नहीं है यहाँ। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, देखिए, मड स्लाइडिंग तो है। ये एक ऐसी बात है, राजनीति में आप भी जानते हैं, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, और कभी वो क्या कहते हैं और बाद में क्या कहते हैं, उसके पीछे राजनीतिक कंपल्शंस भी होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि इन मामलों में कांग्रेस कहीं नहीं है। आज जो भी कुछ हो रहा है ये सब भाजपा और भाजपा के अंदर के परिवर्तन है कि या तो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान नेतृत्व से असंतुष्ट है, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन करने की सोच रही है जिस दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका कांग्रेस को कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये परसेप्शन की भी बातें होती हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा था कुछ देर पहले कि जैसा खुद अजय जी ने कहा कि चंद महीनों पहले चर्चा ये थी सिंधिया जी किनारे किए गए, रिपोर्ट्स मीडिया में भी आती है और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी आरोप लगता है। बीजेपी में हो सकता है ढके छुपे शब्दों में हो, कांग्रेस में खुल के है। 3 महीने पहले मीडिया की रिपोर्ट या अपोजिशन कहता है कि साहब किनारे कर दिए गए, नहीं चली, और अब महल में जमावड़ा हो गया साहब। तो इसका मतलब है कि साहब सब ठीक हो गया 2 महीने में। जो टिकट नहीं दिला पा रहे थे, अब महल में अमित शाह जी को बुला के, तमाम गैलेक्सी को बुलाकर एकदम से नतीजों पर कूदना, ये मीडिया का भी स्वभाव है और पक्ष विपक्ष का भी स्वभाव। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए, मैं तो चूँकि मैं कल के कार्यक्रम को लेके एक बहुत अलग दृष्टिकोण रखता हूँ शरद जी, तो मैं अपनी बात को उस तरीके से रखूँगा जिसमें कुछ बातें भी और निकल कर आएँ। जैसा चैतन्य जी और आपने कहा कि हमारे भारत की संस्कृति में जितने भी महल हैं, तथाकथित महल को हम एक वो मान ले, इकाई मान ले, तो वे सत्ता, सभ्यता और संस्कृति तीनों की धुरी रहे हैं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों को लेकर। और जब देश आज़ाद हो गया तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता थी वो निकलकर जनता के हाथों में चली गई। हम इलेक्शंस की तरफ बढ़े और वहाँ से फिर सत्ता के जो सत्ताधीश हैं वो आने लग गए। तो महल में क्या रह गया? महल में रह जानी थी सभ्यता और संस्कृति की धुरी। और मुझे बहुत खुशी है कल जो मैंने सब देखा, मतलब मैं समझ सकता था कि जब आज के सत्ताधीश जो हैं, या हम कह लें जैसा अजय जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप कहा कि जो देश चलाते हैं शरद जी, वो यदि महल तक जाकर महल कैसे थे इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति जो बाकी रह गई है, क्योंकि सत्ता तो इधर आ गई है, उसको भी देखने जाते हैं। और आज कल का आपका कवरेज भी आपने देखा होगा, भट्ट साहब आपने भी देखा होगा, जैसे एक आप मार्शल आर्ट बता रहे हैं, ये मुझे पहली बार पता लगा कि ये मर्दानी नाम का मार्शल आर्ट है जो मराठाओं के बीच में बड़ा वॉरियर्स में पॉपुलर था। और आप उन महिलाओं को देखिए साहब कि कितनी मजबूती थे और कितनी दक्षता के साथ में हम उस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को देख सकते हैं।
फिर उसके पश्चात जो गैलरी सब निकल कर आई, तो मैं समझ सकता हूँ कि सिंधिया जी कितने अभिभूत होंगे कि अब जो महल में सत्ता छोड़ सभ्यता और संस्कृति के मानदंड बचे हैं उसको उन्होंने सत्ताधीश के पक्ष यदि रखा तो बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल नेताओं का आना जाना, तो साहब आप दोनों बहुत पुराने पत्रकार हैं और गायत्री देवी जी से लगा के लोकमाता या राजमाता जी तक हम आ जाएं तो महलों में नेता जाते रहे हैं शरद जी, भोजन होता रहा है, जयविलास पैलेस आपको भी याद होगा, भट्ट साहब आपको भी याद होगा। बस ये कि उस समय उतनी चूंकि मीडिया इवेंट नहीं होती थी तो एक आध फोटो ज़रूर आता था, आप देखेंगे उस दौर के नेता भी जाते थे। और चूंकि राजमाता जी ज़्यादा सक्रिय और बड़े पटल पर थी और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ विपक्ष में भी था साहब, तो हमको साहब उस समय भी महल में इज्जत से रोटी मिलती थी और सम्मान और मान सब मिलता था। तो राजमाता जी ने तो बच्चों की तरह रखा है साहब हमारे वरिष्ठ नेताओं को जो आज दिखाई देते हैं, इवन शिवराज जी को आप देखें तो मुझे लगता है कि इस सब को देखना भी अपने आप में राजनीति से परे जाकर, सत्ता केंद्रित राजनीति से परे जाकर एक बड़ा इवेंट था अमित जी और बाकी लोगों के। और मुझे लगता है हमारी पार्टी के लोगों ने भी शायद पहली बार देखा होगा इतने करीब से कि मराठाओं की संस्कृति और सभ्यता क्या है। रहा सवाल शरद जी जो आपने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया, मतलब मन खुश हो गया जिसको बोलता हूँ। देखिए मैं भी आम आदमी हूँ, मैंने भी इतिहास को पढ़ा है शरद जी, तो मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ और मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो हम विपक्ष में थे, जिसका जिक्र अजय जी ने कहा, उस दृष्टि से भी पढ़ा है। और तब मैंने माना कि इसमें जो मेन विलन था वो डलहौजी था, हम सब जानते हैं। 2 दत्तक पुत्र थे अजय जी, एक दत्तक पुत्र सिंधिया परिवार में आया। नहीं सर आप मुस्कुराइए नहीं, मैं फैक्ट्स रखूंगा, एनालिसिस आप करिएगा। जी को समझाना चाहिए, हम मेरी बात तो सुन लो, हम तो आज भी आरोप नहीं लगा रहे। भैया मेरी बात तो सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आरोप है ही नहीं सर, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ शिवराज जी को समझाइएगा। अजय जी मेरे फैक्ट्स सुन लीजिए, 10 सेकंड में दर्शकों के लिए भी उपयोगी है ये। तो शिवराज जी को भी समझाइएगा। नहीं सुनेंगे सर, आप इतने नाराज हैं। शरद जी मेरे को आप थोड़ा संरक्षण दे दे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ मैं। हमने नहीं उठाया डॉक्टर साहब, नहीं सुनेंगे क्या? तो मैं आपको जो बता रहा हूँ अजय जी, आप बातें अगर शरद जी 10 सेकंड लीजिए बस। हाँ जी 10 सेकंड जी बोलिए। 2 दत्तक पुत्र उस दौरान हुए, सिंधिया परिवार में और रानी लक्ष्मीबाई जी के परिवार में। दोनों परिवार बहुत क्लोज रहे हैं शरद जी, लेकिन उस समय जो अंतिम उसमें बात थी कि हमको इस युद्ध में जब सेनाएं आएंगी तो साथ में रहना है, वहाँ पर मराठा नहीं रहे। यही बात थी ना सर। इसको अपने अपने ढंग से सबने देखा, किसी ने गुनाह समझा, किसी ने पलायन समझा, लेकिन जो आपने शरद जी एक लाइन करी, उस दौरान की राजनीतिक परिस्थितियां वैसी रही होंगी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की शरद जी कि आज इतने वर्षों बाद 1732 में इन्हीं के पूर्व राणोजी राव सिंधिया जी ने, श्रीमंत राणोजी राव सिंधिया जी ने जब इल्तुतमिश को हराकर महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना करी, जिसको हमने कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया शरद जी, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन अंतिम लाइन सर, यदि रानी लक्ष्मीबाई जी को भी स्थान दिया गया है तो हमें मन के बड़ेपन को स्थान देना चाहिए। और मैं चेतन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव स्पेस देना चाहिए। शरद जी 2 चीजें हैं, ये कहना कि कला संस्कृति देखने के लिए दौरा हुआ, इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है। राजमाता सिंधिया जिनने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी और 20 साल तक भाजपा को चलाया, तो भाजपा के नेताओं ने ये संस्कृति नहीं देखी है, ये तो संभव नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए भाजपा के सभी लोग गए, हम तो यही मानते हैं। मेरा दायरा नहीं है ये कहना, लेकिन फिर भी मैं कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि वहाँ क्या हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी मजबूत तैयारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपका फोकस है सिंधिया जी के यहाँ कौन आया, बिल्कुल सही कौन गया, क्या हुआ, शरद जी इससे हमको क्या लेना देना, हम तो लक्ष्य का संधान करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के द्वंद्व को दिखाई देगा आगे आने वाले समय में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी की जो थ्योरी सुनाई, थ्योरी नहीं है, इससे तो मेरी बात तो
लीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है उसमें बात इससे तो हम मान लें कि शिवराज जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, फिर तो आपने उनके इतिहास के ज्ञान पे सवाल उठा दिए। अब मैं चंद्रशेखर आजाद और शिवराज नेहरू जी जी के की कहानी इतिहास ले के आऊंगा। ज्ञान पे सवाल वो उठा बात दिए, है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपने शिवराज जी के ऊपर सवाल उठा ऐसे हम जाएंगे मैं ना तो- चंद्रशेखर आजाद और नेहरू अरे जी की आपने कहानी ले आऊंगा। शिवराज जी तो को वो अच्छी बात समझाइए। होगी क्या? आप शिवराज जी नहीं, को अच्छी बात समझाइए, होगी। कमलनाथ जी सवाल को उठाए। समझाइए सर। कमलनाथ जी ने कभी सवाल नहीं उठाया। ये नहीं, कमलनाथ जी ने आप कभी खुद सवाल नहीं समझते हैं उठाया। एक कार्यकर्ता की मर्यादा। क्या मैं आपसे कह दूं कि सिंधिया जी के साथ क्या विवाद फिर हुआ था, 84 आप के दंगे कमलनाथ आ जी को जाएंगे, बहुत सारी समझाइए। चीजें देखिए, ये हैं, शिवराज जी ने सवाल ऐसा उठाया था संभव उनकी है। गद्दारी का, हमने नहीं उठाया। आप खुद बेटे शिवराज जी ने बताइए, उठाया ये सवाल आपको। 84 के दंगे ले अरे आऊं मैं शिवराज जी ने चर्चा सवाल में। उठाया था गद्दारी का, आप तो सिखों ये के बताइए। नरसंहार की बात विषय से करूं। अलग हट गए आपको आप स्वीकार आप किया, बताओ बोल ना दीजिए क्या करूं शिवराज मैं जी बात? को ज्ञान नहीं था। नहीं, सिखों शिवराज के जी ने नरसंहार उठाया, के मैं तो समय वोट कर रहा हूं, कमलनाथ जी को आपकी ज्ञान नहीं जनता- था क्या? अगर देखिए, बीजेपी गलत बात अगर बोलने से, बीजेपी गलत गलत क्या है करने से उसमें आपकी गलत क्या आप बात से- बताइए। शिवराज जी ने बोला था या भाई, नहीं? 84 के आप दंगों मुझे ये में मैं बता बोल रहा हूं दीजिए, यहाँ आप पर कौन बैठ होते हैं के। बोलने वाले? क्यों नहीं? आपके पास मैं कोई प्रवक्ता हूं। नहीं, नहीं, ये अधिकार नहीं है। बादशाह शिवराज नहीं। जी आपके नेता ये हैं बादशाह और क्या हम शिवराज उस पर जी जाएं? आपके ये पास बादशाह इसकी पंडित कोई अथॉरिटी चंद्रशेखर नहीं है। आजाद मुझे को बताइए, मैं शिवराज कहूं जी कि ने नेहरू बोला जी था की वजह से वो मारे गए। शिवराज जी ने गद्दार ये बोला बातें था, तो ये कोई हमने मतलब नहीं बोला नहीं है ना, है। सर। तो शिवराज जी बेफिजूल बात तो करते नेहरू हैं, जी आप ने कह रहे मैं हो। कहूं कि मुखबिरी की तो बात आप ठीक तो है बोलिए मतलब। ना, चैतन्य शिवराज भट्ट जी जी ने की तरफ अंग्रेजों बेफिजूल वाली। बात करी। सुनिए चैतन्य भट्ट जी नेहरू को जी सुनिए। अंग्रेजों शिवराज जी ने चैतन्य कही- चैतन्य जी शिवराज को जी ने सुनिए। गद्दारी की कहानी सुनाई नेहरू थी जी ने कविता करी के गद्दारी। साथ। सुनिए। शिवराज जी ने सुनाई। नेहरू जी ने करी। चैतन्य जी। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, चंद्रशेखर अंग्रेजों आजाद जी के की मित्र हत्या हुई इसकी सिंधिया वजह से। ने छोड़ी आपको राजधानी याद है कि नहीं थी। कहानी आप वो? चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो चलिए, आपको उपलब्ध चलिए, करा चलिए, देते हैं। चलिए। अल्फ्रेड पार्ट से डॉक्टर पहले साहब, नेहरू डॉक्टर जी से साहब, मुलाकात डॉक्टर याद है? साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैं साहब, उसके बाद आप अंग्रेजों हंस का रहे हैं। रिफॉर्म आप किसने अपने किया नेता था? की बात चलिए। नहीं करना चाहते, बोल दीजिए शिवराज जी ने चलिए गलत बोला। अजय जी, नेहरू जी गद्दार अजय थे जी, मतलब। इतना बोल दीजिए शिवराज जी ने गलत नेहरू बोला। जी गद्दार थे मतलब, अरे सीधी सी शिवराज बात। जी ने गलत बोला, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, हम मान बताइए, लेंगे, हमें सिखों कोई का आपत्ति नरसंहार नहीं के है। पीछे कमलनाथ हमारे जी की किसी कहानी नेता ने झूठी नहीं नहीं है बोला। मतलब। विषय बदल लें क्या? विषय बदल लें क्या अजय जी? विषय चेंज कर लें क्या? डॉक्टर साहब, कुछ नई आप थ्योरी दोनों लाए पार्टियों तो- नई के थ्योरी। आप दोनों आप पार्टियों की नई के थ्योरी लाए आप तो- दोनों पार्टियों के महानुभावों पे बात शुरू कर दें क्या? कि क्या बीजेपी ने कहा है, क्या कांग्रेस ने कहा है? और सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ जोड़ कर आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों को लगता है आपके नंबर बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके नंबर बढ़ते हैं घटते हैं ये कहने का भी मैं अधिकारी नहीं हूं। लेकिन सर ये बड़ी अजीब सी बात है कि बीजेपी कहे कमलनाथ जी हर जगह गड़बड़ है और कांग्रेस ये कहे कि साहब शिवराज जी और सिंधिया जी गड़बड़ है। आप लोग किस तरह की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं सर? देश की जनता चाह रही है आप दोनों से, इनसे चाह रही है, रूलिंग पार्टी है, पानी दीजिए, सड़क बिजली बेहतर करिए। आपसे कह रही है कस्टोडियन बनो भैया हमारे। आप उलझे हुए हैं साहब, आप ऐसे खराब, आपके नंबर खराब, हमने कह दिया खराब, तुम कह दिया खराब। अरे सर आइए सर विचार पर, 2022 है सर, डिबेट्स के स्तर को ऊंचा ले जाइए सर, जैसा आजादी के बाद बहसे मोबाइल से होते हैं सदन में। अजय जी आपने भी देखे हैं, डॉक्टर साहब ने भी देखे हैं, चैतन्य जी मैं आपकी तरफ आता, देखिए हम हूं डिरेल कर जाते हैं, क्या करें? अभी बहस का स्तर ऐसा चला जाता है ना कि हमको लगता है कि क्या कहें, मतलब कोसने की परंपरा बन गई है बस, इनके यहाँ ये खराब, आपके यहाँ ये खराब। मुझे ये समझाइए सर, जो मूल मुद्दा तो पीछे ही छूट गया, अब खत्म पर भी आ गए हम, कि सिंधिया जी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आपने जो परिवर्तन खुद चुना है उस परिवर्तन के साथ शक्ति से, प्राणपण से चलना तो पड़ेगा आपको। जैसे कमलनाथ जी जो कभी अहमद पटेल के संगी थे, बड़े बड़े नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के संगी थे, ब्राजील के सम्मेलन में जाते थे, अब वो अजय सिंह जी को भी जवाब देते हैं, वो अजय सिंह जी को भी जवाब देते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी से भी कहते हैं बिल्कुल पूछ के जाना पड़ेगा। तो ये वक्त परिस्थितियों की नजाकत है, आप पुराने समय को नहीं याद कर सकते कि साहब मैं तो वहां जिनेवा के सम्मेलन में था, मैं तो यहां था। तो ये बदलती हुई राजनीति, इस पर आपका एक कमेंट कि सिंधिया जी अपने को एक परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर वो इस पार्टी में आए हैं, जिस पार्टी का बिल्कुल अलग तरीके की व्यवस्था होती है वहाँ पे, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी में जो फ़र्क है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगर सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, शामिल हुए हैं और उनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में आई है, तो जाहिर सी बात है कि उनको तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि उनके ही दम पे आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नहीं तो 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रहती। तो वो अपने आप को ही बदल रहे हैं। देखिए, राजवंशों का जहाँ तक इतिहास या इतिहास की बात होती है, तो इतिहास में बहुत सी ऐसी विसंगतियाँ हैं। कोई इतिहासकार कुछ कहता है, कोई इतिहासकार कुछ कहता है, तो इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा उसको लेके आप
आपसी द्वंद्व करें, ये भी ठीक बात नहीं है। अब लक्ष्मीबाई जैसा मामला है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक सिंधिया जी की बात है तो मुझे लगता है कि अभी भी वो ठीक है कि वो अपने आप को बहुत सहज और सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति उसके तहत अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी राजवंशों का एक अपना अलग महत्व है। आप देखिए कि गाँव में जो जमींदार होता है या ब्राह्मण होता है उसको पाए लागू ही कहते हैं, वो सारी चीज़ें अब खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी वो परंपरा चल रही है। तो राजवंशों का जो इतिहास है वो आज भी जारी है, और वो उस जो एक राजवंश की एक जो छाया है उससे अलग होकर वो अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूँ ये कहते हुए कि कुछ समय पहले हमने इलेक्शंस पर करीब 5 साल तो हो गए, लेकिन 5 साल पहले मध्य प्रदेश का एक युवा क्या सोचता है, हमने उससे पूछा कि वो अपने जनप्रतिनिधि कैसा हो। उसने सर जो जवाब दिया, हमारे झरोखे खुल गए। वो शहरी युवा था, अर्बन था, आप इसको किसी और रूप में मत लीजिएगा। उसने कहा मैं अपने जनप्रतिनिधि के चाल चरित्र चेहरे की तरफ नहीं देखता, मुझे चाहिए मेरी स्ट्रीट लाइट चालू हो, मुझे पानी मिलता रहे, अगर मैं आधार कार्ड या किसी चुनौती के लिए जाऊं तो वो तत्काल पूरी करे। तो हमने उससे पूछ भी लिया क्या मतलब नहीं वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये इट इज़ नन ऑफ माय बिजनेस कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में झांकूं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कितनी शादी की है, या उनका क्या है, वो ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये आकांक्षी भारत भी यही चाहता है। क्या हुआ अतीत में, ये कितना महत्वपूर्ण है। नेहरू जी स्मोकिंग करते थे कि नहीं, लक्ष्मीबाई और सिंधिया घराने के कैसे संबंध थे, इससे सर उनके बिजली के बिल, सड़क, पुल पुलिया और उनके रोटी रोजगार का सर संबंध नहीं है। माफ कीजिएगा सर, अब आप ही तय कर लीजिए कि इस विषय पर आप कितना बोलेंगे और कितना प्रमोट करेंगे चीजों को जिससे जनता का भला होगा। बहुत शुक्रिया चैतन्य जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का नया बॉस। नमस्कार।